चाहिए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं सत्र के भाग 2 की ओर। इस सत्र में आप सीखेंगे कि आप स्वयं का स्टडी प्लानर कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, आपकी कमियों के हिसाब से और आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, उनके अनुरूप आज आप अपने खुद का स्वयं का स्टडी प्लानर इस सत्र के अंत तक बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों एक सैम्पल स्टडी प्लान को समझते हैं और इस स्टडी प्लान को बनाने की प्रक्रिया को हम छोटे छोटे 3 चरणों में समझेंगे। उदाहरण के द्वारा इस प्रक्रिया को हम बनाना समझते हैं और जब इन तीनों स्टेप को आप समझ लेंगे तो आपके लिए स्वयं का स्टडी प्लान बनाना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं स्टेप 1 की ओर। स्टेप 1 जो है वो आपको बताता है कि आपके पास उपलब्ध समय कितना है, यानी आपको असेसमेंट करना है, आकलन करना है कि आपके पास कितना समय शेष बचा हुआ है पढ़ाई करने के लिए, यानी कि अवेलेबल टाइम जो है आपके पास वो कितना है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और मैंने इसको 60 दिन के हिसाब से बनाया है। तो आपके पास कुल कितने दिन शेष हैं, ये दिन आपके अलग अलग हो सकते हैं, यानी ये 50 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, कितने भी दिन हो सकते हैं। ये दिन निकालते कैसे हैं बच्चों कि जिस दिन आप अपना प्लानर बनाते हैं उस दिन से लेकर जिस दिन आपकी परीक्षा होनी है उस दिन के बीच में जितना समय होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्योंकि एक उदाहरण है तो मैंने इसमें 60 दिन लिखे हैं। आपके पास जितना उपलब्ध समय होता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब कुल कितने विषय आपको पढ़ने, सामान्यतः बच्चों आपके पास 6 विषय होते हैं जो आपको परीक्षा के लिए पढ़ने होते हैं। तो जब भी आप स्टडी प्लानर बनाते हैं बच्चों तो आपको 10% का जो दिन होते हैं वो रिजर्व में रखते हैं, यानी कुछ भी जीवन में अनिश्चितता होती है तो उसके लिए हम रखते हैं। तो यानी 60 दिन हमारे पास थे और इसमें से 10% हमने निकाले, यानी कि ये जो 6 दिन हैं हमने इसको रिज़र्व में रख दिया। रिज़र्व का मतलब होता है कि किसी दिन किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश अगर आप उस दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो ये दिन आपको उस वक्त काम आते हैं, या फिर जो रिवीजन आपको करना होता है उस वक्त भी आप इन दिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शेष आपके पास कितने दिन बचे हैं। तो आपके पास कुल दिन थे 60, उसमें से आपने 6 दिन जो होते हैं वो आपने निकाल दिए रिज़र्व के लिए। तो यानी अब आपके पास जो बचे हैं वो 54 दिन बचे हैं, यानी 54 दिन 54 दिनों में आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। तो प्रत्येक विषय के लिए आपके लिए बचे कितने दिन बच्चों, 54 दिन आपके पास हैं और आपको विषय कितने पढ़ने थे, 6 विषय। तो 54 दिन में जब आपको 6 विषय पढ़ने होंगे तो हम देखेंगे कि कितने दिन आ गए, 9 दिन। तो इस तरीके से आपके पास आज की स्थिति में प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए 9 दिन उपलब्ध हैं। तो बच्चों स्टेप 1 आप किस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले आपके पास समय कितना है उसका असेसमेंट करेंगे, यानी आकलन करेंगे। कितने दिन आपके पास बचे हैं, कितने विषय आपको पढ़ने हैं और उन दिनों में से आप 10% दिन रिज़र्व के लिए रख लेंगे तो शेष कितने दिन आपके पास बचेंगे। और इन दिनों में आपको कुल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो जब इतने दिनों में को हम अब इतने विषय में बांटेंगे तो हर विषय के लिए कितने दिन आपके पास उपलब्ध होंगे। तो जब आप ये बना लेंगे तो आपका स्टडी प्लानर का प्रथम भाग आप बना लेंगे। अब चलते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि किस विषय को आप कितना समय देंगे बच्चों, क्योंकि आपको बहुत सारे विषय पढ़ने हैं और कुछ विषय कठिन हो सकते हैं और कुछ विषय आसान हो सकते हैं। तो किस विषय को कितना समय देना है। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने स्टेप 1 में देखा कि 9 दिनों में आपको एक विषय पूरा करना है, यानी जो आपके पास उपलब्ध समय है हर विषय के लिए वो है 9 दिन। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो कठिन विषय हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो आपको कठिन लगते हैं, उसमें आप ज़्यादा समय देना चाहें। और कुछ सरल हो सकते हैं विषय, कुछ आसान विषय हो सकते हैं जो आपको जल्दी से समझ में आते हैं, जो आपको आसान लगते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि कम समय में भी ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि किसी विषय को आप 10 से 15 दिन देंगे और किसी विषय को आप 5 दिन देंगे, यानी कि
जो भी आप दिन निर्धारित करेंगे वो आप स्वयं करेंगे, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे। जो विषय कठिन है उसे आप अधिक समय देंगे, जो विषय सरल लगते हैं उन्हें आप कम समय देंगे। इस तरीके से जितने उपलब्ध दिन हैं आप उन्हें विषयों में बांट देंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके प्लानर का दूसरा भाग बन जाएगा। तो बच्चों, स्टेप 2 में हमने क्या सीखा कि आप किस विषय को कितना समय देंगे। यानी कि कठिन विषय जो होंगे उसे आप थोड़ा ज़्यादा समय देंगे क्योंकि वो कठिन है और आपको उसको समझना है, और जो सरल और आसान विषय हैं उन्हें आप थोड़ा कम समय देंगे। जब आप 6 विषयों में पूरे दिनों को बांट देंगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, तब आपके प्लानर का दूसरा भाग बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, चलते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 जो है इसके अंतर्गत हम बनाएंगे एक वीकली प्लानर। तो बच्चों, एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्लानर बनाते हैं तो हम हमेशा ही साप्ताहिक ही बनाएंगे। साप्ताहिक हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि साप्ताहिक बनाना ना सिर्फ आसान होता है, उसमें लक्ष्य का निर्धारण आसान होता है और लक्ष्य को पाना भी आसान होता है, और वो अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। कभी भी आप ये कोशिश मत कीजिए कि आपके पास 1 महीना या 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में तो हम 2 महीने का प्लानर बनाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि रोज़ आप कितने घंटे पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपको निर्धारित करना होगा कि आप कितने घंटे दिन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। अब 6 घंटे आपको स्कूल भी जाना होता है, क्योंकि अभी स्कूल लग रहे हैं, तो 6 घंटे आपके स्कूल में भी निकल जाएंगे। और बच्चों, एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि कई बार बच्चे परीक्षा के दौरान पर्याप्त नींद नहीं लेते, पर्याप्त आराम नहीं करते। ऐसी स्थिति में उनका दिमाग जो होता है वो थक जाता है और वो एकाग्र नहीं हो पाते, कंसंट्रेट नहीं हो पाते और परीक्षा के दौरान चीज़ों को भूल जाते। तो बच्चों, ये ध्यान रखना है कि चाहे कुछ हो जाए आपको कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर ही लेनी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 6 घंटे का स्कूल हो गया और 8 घंटे की नींद हो गई। तो इस तरीके से 6 और 8 14 घंटे आपने एक दिन के निकाल दिए। अब एक दिन के 24 घंटों में से जब आप 14 घंटे निकाल देते हैं तो ये जो बचे हुए 10 घंटे होते हैं, इस समय को आपको अपने डेली रूटीन में भी इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। यानी दैनिक दिनचर्या के जो काम हैं वो भी करने हैं और बचे हुए समय में आपको पढ़ाई भी करनी है। तो बच्चों, जब परीक्षा का समय आता है तो हमको ज़्यादा पढ़ना होता है। तो आपको क्या करना है कि परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक है, तो स्कूल में जितना आप टाइम देते हैं उसके अतिरिक्त भी कम से कम 4 से 6 घंटे आप पढ़ाई ज़रूर करें। ये आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि आप 4 घंटे पढ़ेंगे कि 6 या 7 घंटे, लेकिन कम से कम इतना समय आपको देना चाहिए जिससे कि आपका लक्ष्य जो है वो आप पा सकें। और ये जो समय है इसे आप अपनी सहूलियत के आधार पर सुबह और शाम में बांट सकते हैं। आप 2 घंटे सुबह पढ़ सकते हैं, 2 घंटे शाम को पढ़ सकते हैं। जिस हिसाब से भी आप चाहें उस हिसाब से आप इस समय को बांट सकते हैं आपके उपलब्ध समय के अनुसार। और बच्चों, जो वीकली प्लानर बनता है वो हमेशा ही 6 दिन का बनता है। संडे को आपने पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा आपको उसका रिवीजन करना है। तो संडे को हमेशा ही हम जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। जब हम रिवीजन करते हैं तो जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं और हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठ जाते हैं और परीक्षा के दौरान हमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता। तो बच्चों, जब हम वीकली प्लानर बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको आपके दिन के जो 24 घंटे हैं उन 24 घंटों को कितने घंटे पढ़ेंगे, कितने घंटे स्कूल जाएंगे, कितने घंटे आराम करेंगे, कितने घंटे डेली रूटीन में लगाएंगे, ये सारी चीज़ों में आपको बांटना होता है। और जो पढ़ाई का समय है वो सुबह कितना होगा, शाम को कितना होगा, पूरे 6 दिन में आप क्या पढ़ेंगे और 7वें दिन आप रिवीजन करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वीकली प्लानर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, क्योंकि आपको एक से अधिक विषय पढ़ने होते हैं इसलिए आपको विषयों का चुनाव भी करना होता है कि आप किस दिन क्या पढ़ेंगे। क्या आप एक दिन में एक विषय पढ़ेंगे? अगर हाँ, तो कठिन विषय से शुरुआत करें। क्यों कठिन विषय से शुरुआत करें? क्योंकि जो विषय कठिन लगता है उससे हमें डर लगता है। तो जिस चीज़ से डर लगता है, तो अगर हम उस डर से आगे निकल जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो जब आप कठिन विषय कर लेंगे तो बाकी सारे विषय जो कि आसान हैं, जो कि आपको आसानी से समझ में आते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे और आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा।
अगर आप एक दिन में 2 विषय पढ़ना चाहते हैं तो एक कठिन विषय पढ़ें और एक सरल विषय को चुनें। जैसे कि अक्सर बच्चों को गणित जो है वो कठिन लगता है और हिंदी या संस्कृत जो है अपेक्षाकृत बच्चे आसानी से कर लेते हैं, तो आप एक कठिन विषय जैसे कि गणित पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप हिंदी या संस्कृत को पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, क्योंकि आपके पास सुबह और शाम का वक्त होता है, समय होता है जब आप पढ़ सकते हैं, तो सुबह आप सरल विषय पढ़ें और शाम को कठिन विषय पढ़ें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सुबह सरल पढ़ना है और शाम को कठिन पढ़ना। आप चाहें तो सुबह कठिन विषय पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं और ऐसे में आप कठिन विषय पढ़ सकते हैं, तो आप कठिन विषय पढ़ लीजिए और शाम को सरल विषय पढ़ लीजिए। आपको ये इसलिए कहा गया है ऐसा, क्योंकि सुबह के वक्त क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका थोड़ा ध्यान घड़ी पर भी होता है, समय पर भी होता है, क्योंकि आपको लगता है कि तैयार होना है, समय हो गया है, स्कूल जाना है, कहीं लेट ना हो जाए। ऐसी स्थिति में आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन शाम के वक्त जो होता है आपके पास पढ़ाई का ज़्यादा समय होता है, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना होता, तो आप पूरी तरीके से एकाग्र होकर ध्यान देकर पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर दूसरे दिन अपने शिक्षक से, विषय शिक्षक से या टीचर से डाउट क्लियर अवश्य करें। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त आपको किसी न किसी प्रकार का कोई संशय होगा, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कोई परेशानी होगी या कोई डाउट आएगा। तो अगर आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो चीज़ आपको हमेशा परेशान करेगी और परीक्षा में उससे संबंधित कोई सवाल आने पर आप उसे अच्छी तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को अपने शिक्षक से दूसरे दिन ही जाकर क्लियर अवश्य कर लें। तो बच्चों, यदि आप एक दिन में 2 विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप विषयों को ग्रुप्स में बांट लें, यानी विषयों को समूह में बांट लें। हमने यहाँ पे 2 समूह बनाए हैं। 2 समूह जो बनाए हैं वो बनाए हैं किस रूप में कि कुछ विषय महत्वपूर्ण और कठिन होते हैं और कुछ विषय जो होते हैं आसान होते हैं लेकिन स्कोरिंग होते हैं, यानी उनमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। कठिन विषय जैसे कि गणित है, विज्ञान है या अंग्रेजी है, ये बच्चे अक्सर कहते हैं कि उन्हें थोड़े कठिन विषय लगते हैं। और संस्कृत है, हिंदी है या सामाजिक विज्ञान है, ये ऐसे विषय हैं जो बच्चों को आसान लगते हैं। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। ये यहाँ पे जो समूह बनाए गए हैं इस आधार पर बनाए गए हैं कि ये विषय बच्चों को कठिन लगते हैं, इसमें वो ज़्यादा समय देना चाहते हैं और ये विषय जो हैं अक्सर ही बच्चे कम समय में जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है और अच्छे मार्क्स भी वो इसमें लेके आते हैं।